आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जो है एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। लेकिन विशिष्ट जो बालक हैं या विशिष्ट जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में। अब जैसे देखिए कि हमारे विद्यालयों में, हमारे समाज में, हमारे खेल के मैदान में, विभिन्न ऐसे जगहों पे जहाँ की बच्चे उपस्थित होते हैं, वहाँ वो सभी बच्चे सामान्य बच्चों से कुछ न कुछ अलग होते हैं। जो बच्चे आपको विशिष्ट बालक कहलाते हैं या विशिष्ट बालिका कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो विभिन्न जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं, इनमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे भिन्नता होती है जो सामान्य बच्चों से इनको अलग करती है। ये जो टॉपिक हमारा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर ऐसे लोग जो पालन पोषण प्रणाली में लगे हैं, ऐसे लोग जो समाज सेवा के क्षेत्र से लगे हुए हैं, ऐसे लोग जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ाने का काम करते हैं। इन सारे लोगों के लिए जानना ये बेहद आवश्यक है कि देखिए हमारी पूरी की पूरी आबादी में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे विशिष्ट कैटेगरी में आते हैं। और देखिए ये जो विशिष्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, पहले मैं इसको साफ कर दूं कि विशिष्ट कैटेगरी में 3-4 प्रकार के बच्चे आते हैं। जैसे पहला है गिफ्टेड चाइल्ड, जो प्रतिभाशाली बच्चा है। दूसरा है मंद बुद्धि बालक, जिसको कहते हैं हम लोग स्लो लर्नर्स। और तीसरा है आपको कि जो विकलांग बालक, या जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक नया नाम दिया है दिव्यांग बच्चे। और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मूक बधिर होते हैं, वो न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं। फिर ऐसे बच्चे जो है ये भी विशिष्ट बालकों की या विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में ऐसे आते हैं। आज मैं आपके सामने जिन विशिष्ट बच्चों में से जो गिफ्टेड चाइल्ड है, जो प्रतिभाशाली बच्चा है, हम उसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। देखिए हमारी पूरी की पूरी आबादी में जो है सो बमुश्किल 1 से 2% इस प्रकार के बच्चे मिलते हैं। कोलसनिक ने इसके बारे में अपना कुछ और डिफिनीशन दिया, वर्ट लेविन ने इसके बारे में अपना कुछ और डिफिनीशन दिया, या फिर और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में अपना अपना ओपिनियन सामने रखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चे जिन बच्चों की IQ 140 से ऊपर होती है, ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली बालक या बच्चा कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी IQ 130 होती है या 130 से ऊपर होती है, उसको ही बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि ये जो बच्चे होते हैं ये प्रतिभाशाली बच्चों की कैटेगरी में होते हैं। साफ है, मोटे तौर पर हमें कह सकते हैं कि 130 या 140 से ऊपर की जो IQ के जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को हम प्रतिभाशाली बालक या प्रतिभाशाली बालिका हम उसको कह सकते हैं। और ऐसे बच्चे, चूंकि मैंने पूर्व में बताया अभी आपके सामने कि चूंकि ऐसे बच्चे हमारी पूरी की पूरी आबादी में मात्र 1 या 2% होते हैं। एक्सेप्शनली कहीं कहीं आप किसी परिवार में, किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में प्रतिशत का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाए, ये दिखने में आपको आएगा, लेकिन 1 या 2% ही इस प्रकार के बच्चे होते हैं। और ये जो 1 या 2% जो बच्चे होते हैं, इनको हमारा विद्यालय, हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी ये इसको नहीं संभाल पाता। और फिर ये बच्चे जिनको इंजीनियर होना चाहिए था, ये बच्चे जिनको वैज्ञानिक होना चाहिए था, जिनको डॉक्टर होना चाहिए था, जिनको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होना चाहिए था, ऐसे बच्चे डिलिक्वेंसी के फील्ड में तब्दील हो जाते हैं। बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी, बड़े बड़े जो समाज के लिए जो नासूर जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी प्रारंभिक अवस्था में उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा होती है, बड़े ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन हमारा परिवार, हमारा विद्यालय, हमारा समाज, हमारा समुदाय इस प्रकार का माहौल तैयार नहीं करता, उनको संभाल कर नहीं रख पाता। फल ये होता है कि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं और फिर नेगेटिव वे में वो आगे चले जाते हैं, पॉजिटिव वे में नहीं जा पाते।
अगर किसी मुल्क को आगे बढ़ना है, अगर किसी समाज को आगे बढ़ना है, किसी समुदाय को आगे बढ़ना है, किसी परिवार को आगे बढ़ना है, किसी विद्यालय या महाविद्यालय को आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले ये जो प्रतिभाशाली जो बच्चे आते हैं, इनका संचय करना होगा, इनको प्रोटेक्शन देना होगा, इनको सही रास्ते पे इनको लाना होगा। इनको प्रारंभिक अवस्था से ही इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको तराशने के लिए, इनके लिए अलग से प्रयास करना होगा। अगर ऐसा करने में हम सफल हुए तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। हमारी आबादी तकरीबन 1.5 अरब के आसपास है। अगर 1.5 अरब के आसपास जो हमारी आबादी है, मतलब साफ है कि कम से कम 1.5 करोड़ लोग हमारे देश में प्रतिभाशाली हैं कि कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये जो प्रतिभाशाली या अति प्रतिभाशाली जो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को जब प्रारंभिक अवस्था में सही राह नहीं मिलता, ऐसे बच्चों को मिलाए जाते हैं, ऐसे बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को देखिए कि पढ़ाई के फील्ड में फिसड्डी, लेकिन खेल के क्षेत्र में देखिए कि वो आइकॉन हो गया, क्रिकेट का भगवान कहलाता, जीनियस कहलाता। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्र में मकबूल फिदा हुसैन साहब को देखिए, इंदिरा जी को देखिए, सानिया मिर्जा को देखिए, साक्षी को देखिए। ये विभिन्न प्रकार के जो लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में जो अपने अपने लिए अलग से काम कर रहे हैं, इनके भीतर अकूत क्षमता, अकूत प्रतिभा, और ये प्रतिभाशाली लोग हमारे समाज की विभिन्न दहलीज पे, हमारे परिवार की विभिन्न दहलीज पे आते हैं। जरूरत इस बात की है कि इसको संभालना है। अगर इसको संभालने में हमने कहीं भी कोताही की तो फिर उसके बाद हमको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इनके भीतर जो अकूत प्रतिभा होती है, इस अकूत प्रतिभा के बल पे ये चाहे सकारात्मक क्षेत्र हो, चाहे नकारात्मक क्षेत्र हो, ये किसी न किसी क्षेत्र में चले जाते हैं। हम आते हैं कि भाई इसकी क्या क्या विशेषता है। ऐसे बच्चे, जिन बच्चों की IQ 130 या 140 से ऊपर होती है ना, जिन बच्चों को गिफ्टेड चाइल्ड या फिर प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है, आखिर बच्चों की विशेषता क्या होती है? इसमें सबसे पहला है कि उच्च वंश परंपरा, या कह सकते हैं कि उनकी जो हेरिडिटी है ना, वो बड़ी ही उच्च होती है। जनरली पाया गया है, मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपके सामने चर्चा किया है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिभा किसी अमीर के घर में ही होगा, प्रतिभा किसी डॉक्टर के घर में ही मिलेगा। प्रतिभा तो झोपड़ी में ही मिल सकता है। प्रतिभा तो जो जूता सीने वाले जो हमारे बंधु होते हैं उनके यहाँ भी मिल सकता है। रिक्शा पुलर का बेटा भी IITN हो जाता है। साधारण सा लोग भी IAS कंप्लीट कर लेता है, साधारण परिवार का बच्चा कर लेता है। साफ है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिकों ने शोध के उपरांत से पाया है कि हेरिडिटी का असर होता है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जिन बच्चों की हेरिडिटी अच्छी थी, जिनके परिवार में उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, उसके पूर्वज जो अगर जीनियस थे, तो उनके बच्चे में भी ये बनने की संभावना बनी, और ऐसे बच्चे जो है प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आए और वो आगे चल के बहुत ही सफल हुए। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है कि जो ये हमारे बच्चे होते हैं, जो अति प्रतिभाशाली होते हैं, ये जो इनकी हेरिडिटी जो है ये बड़ी अच्छी होती है, और चूंकि इनकी हेरिडिटी अच्छी होती है इसलिए इनके अच्छे बनने की संभावना भी ज्यादा होती है। और फिर इसके बाद दूसरा आता है उच्च बुद्धि लब्धि। देखिए, जिस प्रकार से मैंने पिछले किसी न किसी लेक्चर्स में मैंने चर्चा की है कि जिस प्रकार से IQ को मापा जा सकता है, इंटेलिजेंस कोशेंट जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से जैसे कि BP को मापा जाता है, या विभिन्न प्रकार का जो हमारा शारीरिक जो हमारा परीक्षण होता है उसको मापा जाता है, तो BP का टेस्ट जितना अप्रोप्रिएट होता है उतना ही IQ का टेस्ट भी होता है। जनरली पाया जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको, कि ऐसे बच्चों की IQ 130 या 140 से ऊपर होती है। जनरली बेकन नाम के व्यक्ति ने 4 साल में अपनी बहन को चिट्ठी लिखा। 8 साल की उम्र में आपको वो मैकाले ने एक बड़ी ही मजबूत किताब लिखी उसने, जो विश्व स्तर पर लोग चौंक गए इसके बारे में, क्योंकि उस वक्त उसकी IQ 200 से ऊपर थी। आप आइंस्टीन को देखिए या फिर और भी बहुत सारे लोगों को देखिए जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही ज्यादा थी, ये उनकी एक खास विशेषता थी, और ऐसे लोग इस क्षेत्र में बहुत ही सफल हुए।
और फिर एक तीसरा इसमें कारण आता है शारीरिक विशेषता, फिजिकल जो एबिलिटी है वो। जनरली देखिएगा कि ऐसे बच्चे, जो बच्चे आगे चलकर प्रतिभाशाली रहते हैं, लड़के हो लड़कियां हो, ऐसे बच्चे जन्म के समय, जब जन्म होता है इनका ना, उस टाइम पे ऐसे बच्चों का वजन भी कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से इनका ज्यादा होता है। सिर्फ वजन ही नहीं, लंबाई भी ऐसे बच्चों की थोड़ी सी ज्यादा होती है। और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद देखिएगा कि ऐसे बच्चे का चाल ढाल, ऐसे बच्चों का अपीयरेंस, ये दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। और ये जो फिजिकल जो इस प्रकार की जो एबिलिटी है, ये उसको दूसरे बच्चों से, सामान्य बच्चों से या मंद बुद्धि वाले बच्चों से या विभिन्न प्रकार की कैटेगरी के बच्चों से वो बिल्कुल अलग दिखाता है। तो ये जो फिजिकल ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी बच्चों को उससे अलग करता है। और फिर आपको अध्ययन में योग्यता, ऐसे बच्चों को अध्ययन में बहुत ही ज्यादा रुचि होती है। ऐसे बच्चों को देखिएगा कि वो पढ़ने से उनका मन नहीं भरता है। ऐसे बच्चे जो है किसी भी चीज को बिल्कुल पढ़ते ही रहते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को ताते नहीं, छटपटाते नहीं, क्योंकि इनके भीतर इस प्रकार की रुचि होती है, इस प्रकार की भूख होती है कि वो उससे हारते नहीं, उससे थकते नहीं, और फिर उन चीजों को बढ़िया से उसको वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कंपेरेटिवली दूसरे बच्चों के, इन बच्चों के भीतर इस प्रकार की रुचि ज्यादा होती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है अवधान योग्यता, अटेंशन एबिलिटी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जब मिलक में पढ़ाता था तो उस वक्त मैं बच्चों को टेस्टोस्कोप पे वो स्पान ऑफ अटेंशन समझाता था, बताता था वहां और दिखाता था कि कैसे अटेंशन जो है को मापा जा सकता है, अटेंशन को जाना जा सकता है। जनरली आप देखिएगा कि हमारे विचार स्थिर नहीं होते, हमारा मन स्थिर नहीं होता, और स्वभाव मैक्सिमम लोगों का चंचल हुआ करता है। खासकर सामान्य बच्चे होते हैं, उनका स्वभाव बड़ा चंचल हुआ करता है। लेकिन ये बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो जिनकी प्रतिभा जिनके भीतर कूट कूट कर भरी होती है, ऐसे बच्चों के भीतर अटेंशन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। अपने विचारों को स्थिर कर पाते हैं, अपने मन को स्थिर कर पाते हैं, किसी खास टॉपिक पे, किसी खास बिंदु पे अपना कंसंट्रेशन बड़ी मजबूती से रखते हैं। और यही इनकी सफलता का राज है कि ऐसे बच्चे जिनके भीतर अटेंशन एबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसे बच्चे जिंदगी के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही खास विशेषता है। और फिर एक और आता है अमूर्त चिंतन में रुचि। देखिए हर व्यक्ति चिंतन करता रहता है, हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। फ्रायड कहता है कि सिर्फ जागृतावस्था में ही नहीं, सिर्फ चेतनावस्था में ही नहीं, सुसुप्तावस्था में, जब नींद की अवस्था में हम होते हैं, उस वक्त भी हम अचेतनतया हम कुछ न कुछ चिंतन करते रहते हैं, हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। अब जैसे कि ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं, वो सामान्य बच्चों की तरह, सामान्य व्यक्तियों की तरह वो साधारण चिंतन नहीं करते, वो बड़े उच्च स्तर का चिंतन करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताऊं कि न्यूटन और सारे बच्चों के साथ बाग में खेल रहा था, ऊपर फल लगा हुआ था, सारे बच्चे उस फल को तोड़ने के लिए वो क्या कहते हैं कि प्रयास कर रहे थे। जब फल टूटा तो पेड़ से फल जब नीचे गिरा तो सारे बच्चों के लिए एक सामान्य घटना थी, लेकिन न्यूटन के लिए एक असामान्य घटना थी। न्यूटन ने सोचा कि ये फल टूटा है, ये ऊपर ही क्यों नहीं रहा, बीच में क्यों नहीं रहा, नीचे क्यों आ गया, और नीचे आया, इसका मतलब कि समथिंग इज हियर, इस पृथ्वी में कुछ ना कुछ है, और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उसने प्रतिपादन कर दिया। तो ऐसे बच्चे जिनके भीतर इस प्रकार की एबिलिटी होती है, ऐसे बच्चे हमेशा अमूर्त चिंतन करते रहते हैं, वो तह तक जाना चाहते हैं, गहराई तक जाना चाहते हैं। और ऐसे बच्चे जब अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं तो ये सफलता के रास्ते को बिल्कुल ही तय करते हुए वो बहुत दूर तक निकल जाते हैं। और फिर है ऐसे बच्चों के लिए मार्ग प्रदर्शन की कब आवश्यकता है। जनरली आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे को, खासकर ज्यादातर बच्चों को हम कहते हैं कि उनको गाइड करने की बड़ी आवश्यकता होती है। उनको आप हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, बताते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये अच्छा है, ये बुरा, बताते रहते हैं। गौर से देखिएगा, ऐसे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाते हैं, ऐसे शिक्षक उस बात को गंभीरता समझ रहे हैं
कि वो उनको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले होंगे कि ऐसे बच्चे जो बड़े ही प्रतिभाशाली होते हैं ना, ऐसे बच्चों को गाइड बहुत कम करना पड़ता है, उनको मार्ग प्रदर्शन कम करना पड़ता है। थोड़ा सा हिंट कर देते हो आप, बच्चे उसको बिल्कुल बखूबी उसको समझ जाते हैं। बनिस्पत इसके जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को देखिएगा आप कि ऐसे बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है, बार बार पूछता है कि सर एक बार और बता दीजिए, सर उसको समझ में नहीं आए। लेकिन ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली है, ऐसे बच्चों को बार बार नहीं बताना पड़ता, इनको थोड़ा सा रास्ता आप दिखाते हो ना, ये अपनी मंजिल स्वयं तय कर लेते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को इसकी बड़ी कम आवश्यकता है। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता इनकी है कि विभिन्न रुचि क्षेत्र। ऐसे बच्चों को देखिएगा, सिर्फ एक चीज में रुचि नहीं होती, एक बात में रुचि नहीं होती, एक क्षेत्र में रुचि नहीं होती, इनकी रुचि विभिन्न क्षेत्रों में होती है। अगर कोई छात्र गणित में बढ़िया है तो वो विज्ञान में भी बढ़िया होता है, वो लैंग्वेज में भी बढ़िया होता है, गायन में बढ़िया होता है, वादन में बढ़िया होता है, खेल में भी बढ़िया होता है, सामाजिक स्तर पर बढ़िया परफॉर्म करता है। उसकी रुचि हर तरफ होती है। और फिर इन विभिन्न प्रकार की रुचियों को जो लेकर वो आगे बढ़ता है ना, ये उनको, ऐसे बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को दूसरे बच्चों से बिल्कुल ही अलग कर देता है। और ऐसे ही बच्चे सफल होते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है ना, जो बहुत ही प्रतिभाशाली होता है ना, ऐसे बच्चों के भीतर इस प्रकार की चीजें बड़ी कूट कूट कर भरी होती हैं। और जब भी परफॉर्म करने की घड़ी आती है, आप देखिएगा कि ऐसे बच्चे अपनी विभिन्न प्रकार की जो रुचियां हैं, उन रुचियों को समेटे हुए जो आगे बढ़ते हैं ना, तो विभिन्न प्रकार से परफॉर्मेंस के माध्यम से लोगों के सामने वो ऊंची ऊंची बातें, अच्छी अच्छी बातें वो सामने लाते हैं और दूसरे को के लिए वो आइकॉन बन जाते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और है कि सामाजिक और संवेगात्मक दृढ़ता। देखिए, सोशियबिलिटी, मैंने सोशलाइजेशन में बड़ा ही लंबा व्याख्यान दिया है इसके ऊपर, मैंने बताया है इसके ऊपर, आपको मैंने जानकारी दी है आपको इसके बारे में। जनरली देखिएगा कि ऐसे बच्चे, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसे बच्चों के भीतर सामाजिकता की भावना कूट कूट कर भरी होती है। समाज क्या होता है, समाज के मायने क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, समाज में फिर कैसे रहा जा सकता है, समाज में किस प्रकार की घटनाएं प्रतिघटनाएं हो सकती है, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व है, इन सारी चीजों के बारे में बच्चे बखूबी जानते हैं। और ऐसे बच्चों के भीतर बिल्कुल कूट कूट कर भरी होती है बातें। और साथ साथ संवेगात्मक दृढ़ता, मैं इसके ऊपर संवेग के ऊपर मैं आगे किसी न किसी लेक्चर में मैं थोड़ा बढ़िया से बताऊंगा आपको कि जनरली क्या होता है कि साइकोलॉजिकल टर्म में हम लोग कहते हैं ना कि वो जो संवेगात्मक, जिसका विकास बढ़िया नहीं हुआ होता, वो वैचारिक रूप से अस्थिर होता है, परफॉर्म बढ़िया से नहीं करता। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, इनके भीतर संवेगात्मक दृढ़ता कूट कूट कर भरी होती है। अपने विचारों पे, अपने भावनाओं पे, अपने कर्म पे, सारी चीजों पे इसका नियंत्रण होता है। जितना ही करना है उतना ही करके छोड़ देते हैं, जितना ही बोलना है उतना ही बोल के छोड़ देते हैं। किसी बात के प्रति जो प्रतिक्रिया देनी होती है, बिल्कुल समुचित प्रतिक्रिया देते हैं, उल्टा पुल्टा कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चों की जो संवेगात्मक दृढ़ता है, वो अंदरूनी स्तर से ही बड़ी मजबूत होती है। और फिर ऐसे बच्चे सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये जो सामाजिकता की भावना, संवेगात्मक दृढ़ता की भावना ऐसे बच्चों में कूट कूट कर भरी होती है, और यही ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग करती है। यह जो कुछ विभिन्न प्रकार के जो विशेषताएं, जिसकी चर्चा मैंने आपके सामने की, और इसके अलावा भी बहुत सारी और भी विशेषताएं हैं जो हमारे जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जो प्रतिभाशाली हमारे बच्चे होते हैं, उनके भीतर ही कूट कूट कर भरी होती है। तो जाहिर है कि इन सारी चीजों को समझकर, जानकर, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे जो भी हमारे प्रशिक्षु जो जहां कहीं भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन सारी चीजों को जब जान जाएंगे, उनके लिए ऐसे बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए ऐसे बच्चों को समझाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फिर आगे हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में हम आपके सामने फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे।